हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अंडाणु जनन, यानी कि हम आपको सिखाने वाले हैं oogenesis कैसे होता है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो हम लिखते हैं, आपका जो हेडिंग है वो क्या है, अंडाणु जनन। इसको हम क्या कहते हैं, oogenesis। oogenesis, इसके पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़ा था, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर, और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो डेफिनेशन होगा वो लगभग एक जैसा होगा। दोनों का डेफिनेशन दोनों में ही क्या होगा, सेम टू सेम होगा, लेकिन प्रोसेस दोनों में बिल्कुल अलग होगा। तो अगर हम परिभाषा की बात कर रहे हैं तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, मादा युग्मक अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट ओवम कॉल्ड oogenesis। अब अगर हम बात कर रहे हैं oogenesis की प्रोसेस होती कहाँ है, तो प्रोसेस ऑफ oogenesis या प्रोसेस ऑफ oogenesis अकर इनसाइड द फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। यानी कि हम बात कर रहे हैं जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है, अंड जनन की प्रक्रिया मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय में होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय में होता है। ये बात समझ में आई आपको। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट कब होता है, तो अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है ना, अंड जनन जो होती है वो गर्भकाल में प्रारंभ हो जाती है। गर्भकाल में प्रारंभ हो जाती है, यानी कि हम बात करते हैं oogenesis स्टार्ट इन फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में क्या होती है, ये स्टार्ट हो जाती है ना। इंड कब होती है, समाप्त कब होती है, 50 वर्ष की आयु में। यानी कि हम बात करें ये इंड कब होती है, इंड होती है 50 ईयर की एज में क्या होती है, ये जो प्रोसेस होती है समाप्त हो जाती है। यानी कि साइंटिस्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों के अगर हम माने तो 50 वर्ष के बाद कोई फीमेल प्रेगनेंसी को धारण नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि वहां पर फीमेल गैमीट ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। जिस दौरान फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा और एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मैं कहूँगा फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आगे की प्रोसेस क्या होगी। ये भी आप याद रखिएगा कि जो आपका ये फॉर्मेशन होता है ओवम का, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जो आपकी ओवम होती है वो फॉलिकल से रिलीज होती है।
ओवरी से रिलीज होती है। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जिस प्रकार से आपने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक उसी प्रकार से आपको हम पढ़ाएंगे oogenesis। जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में एक सेल लिया था स्पर्मेटोगोनिया, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी एक सेल होगा oogonia, जो आपका मदर सेल कहलाता है, जिससे ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं, समझते हैं। तो आपके पास ये क्या है, एक सेल है। ये क्या है, आपके पास एक सेल है। मैं इसको कलर कर देता हूं क्योंकि ये मदर सेल है, इसमें डिवीजन होगा। ये क्या है, आपके पास एक oogonia है। इस oogonia को हम क्या करते हैं, अंडजनी। ये क्या है, oogonia, जिसको हम कहते हैं अंडजनी। अंडजनी में क्या होता है, विभाजन होता है। अभी जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो फीटल लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं गर्भ जीवन होता है, गर्भकाल का होता है। ठीक है, तो अभी जो हम बता रहे हैं आपको वो गर्भ जीवन का बता रहे हैं, गर्भकाल का बता रहे हैं, फीटल लाइफ का बता रहे हैं। तो इस अंडजनी कोशिका में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। तो यहां पर क्या होगा, देखो जितनी भी डिवीजन होगी मैं इस साइड लिखूंगा, डिवीजन के बाद जो सेल बनेगा मैं इस साइड लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन से ये जो oogonia सेल हैं वो ढेर सारे सेल का फॉर्मेशन करेंगे। 2 सेल बनेगा, इस 2 सेल से 4 सेल बनेगा, और इसी प्रकार से ये सेल की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से मैं इसको क्या कहूँगा, डायरेक्टली दिखा दूंगा कि इस प्रकार से ये जो विभाजन है, ये जो सेल है वो आगे चल करके काम करेगा इस oogonia सेल के जैसा। और ये जो माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन के दौरान जो कोशिकाएं बन रही हैं, इसको हम प्राइमरी oocyte के नाम से जानेंगे, यानी कि हम इसको कहेंगे प्राथमिक अंडक। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte यानी कि हम इसको कहेंगे प्राथमिक अंडक। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस प्राथमिक अंडक की, तो प्राथमिक अंडक में से एक जो सेल होगा वो आगे की ओर जाएगा और आकार में थोड़ा सा बड़ा होगा। इसके बाद ये oogenesis की जो प्रोसेस होगी वो हो जाएगी स्टॉप। प्राथमिक अंडक सेल आकार में बड़ा होगा और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, oogenesis की समाप्त हो जाएगी। यहां से लेकर के देखो, ये क्या है, फीटल लाइफ है, यानी कि गर्भ जीवन है। इसका मतलब क्या है कि जो एक छोटी सी बच्ची थी वो अपने मम्मी के पेट में थी और उस दौरान उसके अंदर अंडाणु जनन की ही प्रक्रिया शुरू हो गई। शुरू होने के बाद एक oogonia से ढेर सारे प्राइमरी oocyte बने। ढेर सारे प्राइमरी oocyte क्या हुआ, बना, और उसी प्राइमरी oocyte में से एक oocyte आगे बढ़ा और आकार में वृद्धि किया। देन इसमें विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि हम बात कर रहे हैं डिवीजन की प्रोसेस शुरू हो गई, लेकिन डिवीजन हुआ ही नहीं। डिवीजन की प्रोसेस शुरू तो हो गई लेकिन डिवीजन
नहीं हुआ। कब तक? जब तक कि वो लड़की पैदा हो करके 12 साल की ना होगी। ठीक है, ये प्राथमिक oocyte में डिवीजन स्टार्ट तो हुआ था जब वो अपने मम्मी के पेट में थी, लेकिन डिवीजन पूरा कब हुआ? वो पैदा हुई, उसका बचपन बीता और वो जवान हुई, 12 साल की हुई, तब उसमें ये विभाजन की प्रक्रिया पूरी हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो स्टार्ट तो हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ बट नॉट कंप्लीट। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट, यानी कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। कब तक? ये लड़की पैदा हुई, पैदा होने के बाद ये बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद ये 12 साल की हुई, तब तक क्या हुआ? इसमें विभाजन हुआ ही नहीं। यानी कि हम बात कर रहे हैं, क्या है ये, इसको आप नोट करेंगे यहां पर। ये है बर्थ, ये लाइन क्या है? बर्थ का, बर्थ का मतलब जन्म का। ये है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, बचपन। ठीक, और इसके बाद ये लाइन है, ये दर्शाती है प्यूबर्टी, यानी कि यौनावस्था, यौना अवस्था। यौना अवस्था जैसे ही शुरू हुआ, जैसे ही यौना अवस्था शुरू हुआ, वैसे ही ये सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बना लिया। जैसे ही यौनावस्था शुरू हुआ, ये जो आपका प्राइमरी oocyte है ये डिवाइड हुआ, 2 सेल बनाया और दोनों सेल को हमने नाम दिया सेकेंडरी oocyte। क्या नाम दिया? सेकेंडरी oocyte। तो यहां पर सेल बन गया 2 ठो, और इस दोनों सेल का नाम क्या है? सेकेंडरी oocyte। सॉरी, 2 सेल बना, दोनों सेल में क्या हुआ? एक सेल साइज में बड़ा था और एक सेल क्या था? साइज में छोटा। एक सेल साइज में बड़ा था और एक सेल था साइज में छोटा। थोड़ा सा और, एक साइज में बड़ा था और एक साइज में छोटा था। जो बड़ा वाला सेल था उसको हमने द्वितीयक अंडक कहा, यानी कि सेकेंडरी oocyte कहा। ये बड़े वाले सेल को हमने क्या कहा? द्वितीयक अंडक, यानी कि सेकेंडरी oocyte कहा, द्वितीयक अंडक कहा। और ये जो छोटा वाला सेल था इसको हमने प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, यानी कि फर्स्ट पोलर सेल नाम दिया। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी कहिए या सेल। तो इसको हमने कहा क्या? फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्राथमिक ध्रुवीय निकाय। प्राथमिक ध्रुवीय निकाय, ठीक है, यही कहते हैं ना, प्राथमिक ध्रुवीय पिंड कहते हैं या निकाय। प्राथमिक ध्रुवीय पिंड कहते हैं। बात समझ में आया? तो अब क्या होगा? इस सेकेंडरी oocyte के अंदर डिवीजन होगा, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर डिवीजन होगा। तो कौन सा डिवीजन होगा? तो यहां पर होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, यानी कि द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन।
द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं, तो जैसे प्राइमरी oocyte में आपकी 2 सेल बनी थी, एक सेकेंडरी oocyte और एक आपकी पोलर बॉडी, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी 2 सेल बनेगी, एक आकार में बड़ी होगी और एक आकार में छोटी होगी। जो आकार में बड़ी होगी उसको हम कहेंगे ओवम। क्या कहेंगे? ओवम, यानी कि हम कहेंगे अंडाणु। जो आकार में छोटी होगी इसको हम कहेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी यानी कि द्वितीय ध्रुवीय पिंड। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं ताकि आपका हर डाउट यहां से एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, जब कोई फीमेल फीटल लाइफ में होती है यानी कि गर्भकाल में होती है, मम्मी के पेट में होती है, तो उसके ओवरी के अंदर एक सेल होता है जिसको अंडजनी कहते हैं यानी कि oogonia कहते हैं। इस oogonia के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, तो ढेर सारे प्राइमरी oocyte बनते हैं और इस प्राइमरी oocyte के अंदर विभाजन तो स्टार्ट हो जाता है फीटल लाइफ में। देखो यहां से यहां तक मैंने फीटल लाइफ बनाया है, स्टार्ट तो हो जाता है फीटल लाइफ में बट डिवीजन हो नहीं पाता है। बच्ची पैदा होती है, उसका बचपन बीतता है, वो जवानी में आते हैं यानी कि यौनावस्था 12 साल की अवस्था में आती है, तो ये प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर के 2 सेल बनाता है। एक आकार में बड़ा होता है, एक आकार में छोटा होता है। जो आकार में बड़ा होता है इसको हम द्वितीयक अंडक यानी कि सेकेंडरी oocyte कहते हैं। जो आकार में छोटा होता है इसको हम प्राथमिक ध्रुवीय पिंड यानी कि फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, जिसका कोई काम नहीं होता। अब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर फिर से विभाजन होता है, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, जिसको द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जिस दौरान सेकेंडरी oocyte में भी 2 प्रकार की सेल बनती है, एक आकार में छोटी और एक आकार में बड़ी। जो आकार में छोटी होती है इसको हम द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कहते हैं यानी कि सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, और जो आकार में बड़ी होती है उसको ओवम कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। एक बात आप और ध्यान देंगे, जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि जो निषेचन होता है उस दौरान जो आपका ओवम होता है वो भाग नहीं लेता। ओवम के पहले बना जो सेल होता है सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। कान खोलकर सुन लीजिए कि ओवम फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेता, सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडक जो होता है वो निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। बात समझ में आई? तो यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आप क्वेश्चन का जवाब देंगे कि 50 सेकेंडरी oocyte बनाने के लिए 50 सेकेंडरी oocyte बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। 50 सेकेंडरी oocyte बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि एक प्राइमरी oocyte से आपका एक सेकेंडरी oocyte बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पोलर बॉडी है ये किसी काम का नहीं है। तो एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बन रहा है, तो सिंपल सी बात है कि 50 बार अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है, 50 बार अगर माइटोटिक डिवीजन होता है, तो 50 सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको oogenesis प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में शुक्राणु और अंडाणु की संरचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।